हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं संध्या रानी आपके समक्ष उपस्थित हूँ 9वीं कक्षा के लिए माखनलाल चतुर्वेदी रचित कविता कैदी और कोकिला का भाग 2 लेकर। पहले हम लोग कविता का भावार्थ और शब्दार्थ समझेंगे, फिर इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पद में काले शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है। कवि इस काले शब्द के माध्यम से उस समय के अंग्रेजी शासन के काली करतूतों का जिक्र किया है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, जिस तरह तू काली है उस तरह की यहाँ की रातें भी जो है, रजनी मतलब रात, यहाँ की रातें भी जो है वो काली है, और शासन की करनी भी काली, यानी अंग्रेजी शासन जो है यहाँ का, करनी मतलब करतूते या कारनामे, तो जो यहाँ के अंग्रेजी शासन है उनकी जो करतूते हैं वो भी काली है। काली लहर कल्पना काली, और अंग्रेजी शासन का जो एक लहर था उस समय वो भी था, कैसा था, पूरी काली, और उनकी जो कल्पना थी वो भी काली थी। मेरी काल कोठरी काली, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं जिस कोठरी में रहता हूँ रह रहा हूँ, मेरी काल कोठरी भी जो है वो काली है। टोपी काली कमली काली, कमली मतलब कंबल, मेरी टोपी जो है वो भी काली है, और मेरी जो कंबल है वो भी काली है। मेरी लौ श्रृंखला काली, मेरा जो कोठरी है उसकी जो लौ श्रृंखला है वो भी जो है वो काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरेदार जो हुंकार भरते हैं उनकी जो हुंकृति जो है वो किसी सापिन, ब्याली मतलब सर्पनी या सापिन की तरह प्रतीत हो रही है। तिस पर है गाली ए आली, इतना अन्यायपूर्ण शासन के बाद भी कैदियों को वहाँ पर गाली दिया जाता था। इसको ये ए आली, आली मतलब सखी, कवि जो है कोयल को संबोधित करते हुए आगे कह रहे हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, यहाँ पर कवि कोकिल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, यानी यह जो समय है वो, यह जो अंग्रेज़ों का जो शासन है वो पूरा काला शासन है, और इस संकट सागर में तुम मरने के लिए क्यों ठान रखी हो। मदमाती मतलब नशे में चूर, है ना। तो ये जो संकट है, मदमाती मतलब नशे में चूर, यानी कि जब कोई इंसान नशे में रहता है तो उसे अपना अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसका ही जिक्र करते हुए कवि कह रहे हैं कोकिल को समझाते हुए कि इस काले संकट सागर पर तुम मरने के लिए क्यों ठान रखी हो, तुम क्यों मरने आई हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, और तुम्हारे जो गीत है वे लोगों को उत्साहित करते हैं, लेकिन तुम इस समय इस विपरीत परिस्थिति में तुम अपने गीतों को गाकर तुम क्यों व्यर्थ कर रही हो। कोकिल बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस पद में कवि कोयल के साथ अपनी तुलना करते हैं। कवि कहते हैं कि दोनों का जीवन कितना अलग है, या जीवन में, हमारे जीवन में कितना अंतर है या विषमता है। कवि कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल, तुम जो हो एक हरी भरी डाली में बैठी रहती हो, और मैं जो हूँ, मुझे जो है एक यह जो काली कोठरी है वही मेरे भाग्य में है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार, तुम पूरे आकाश में
संचार करती हो या घूमती फिरती हो, और मेरा जो जीवन है यही 10 फुट का कालकोठरी के अंदर मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, मेरा जीवन कट रहा है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम जब गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, और मेरा तो रोना भी जैसे गुनाह माना जाता है। मैं रोता भी हूँ तो वह गुनाह कहलाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देखो हम लोग दोनों में कितना अंतर है, तुम्हारा जीवन और मेरे जीवन में कितनी विषमताएं हैं। देखो बजा रही तिस पर रणभेरी, और उसके बाद भी तुम जो हो, रणभेरी मतलब हुआ युद्ध के पहले जो एक तरह का वाद्य बजाया जाता था उसे रणभेरी कहते हैं। उसके बाद भी तुम्हारा जो है, तुम लोगों को रणभेरी बजाकर जगा रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज़ादी की भावना को जगाने वाली तुम्हारी इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी कृति से यानी कि अपनी रचनाओं से, हे कोयल कहो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, अपनी रचनाओं से मैं और क्या कर दूँ। कोकिल मुझे तुम बताओ, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो, मोहन यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के लिए बोला जा रहा है कि मोहन के व्रत पर यानी मोहन के संकल्पों पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। प्राणों का आसव यानी कि प्राणों का संचार या प्राणों की चेतना जो है वो किसमें भर दूँ, क्या करूँ ऐसा जो आज़ादी की भावना को जो तुम जगाना चाह रही हो लोगों में, वो मैं अपनी कृतियों से मैं क्या कर दूँ कि तुम्हारी जो है इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। कोयल तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने कविता का भावार्थ समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। इसका उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है। संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि कोयल सुबह होने तक का इंतजार भी नहीं कर पाई। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कवि ने संभावना जताई है कि कोयल शायद कोई संदेश लाई हो, या किसी दावानल की ज्वाला उसने देखी हो, या क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई हो, या अंग्रेजी शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही हो। प्रश्न संख्या 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली थी। यह अंधकार का मतलब अन्याय से है, अर्थात अंग्रेजी शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। प्रश्न संख्या 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन निम्नलिखित है। पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अनेकों दारुण कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था। पेट भर खाना न देना, कठिन श्रम से मोट खिंचवाना, कोल्हू चलवाना, श्रमिक की भांति दिन भर कार्य करवाना आदि अनेक अवर्णनीय कष्ट दिए जाते थे। हमारा 5वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से है। उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। अगला प्रश्न है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि
कवि इस पंक्ति के माध्यम से ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मिलने वाली जेल यंत्रणा को बताने के साथ साथ अपने आक्रोश को भी अभिव्यक्त कर रहा है कि मुझ जैसे स्वतंत्रता सेनानी किस प्रकार उनके शोषण का मूर्खता से जवाब देते हैं और उनके खोखले दंभ को चोट पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अनेक अंदेशे हैं। जैसे शायद कोयल पागल या बावली तो नहीं हो गई है, या वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह भारतीय क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही है। प्रश्न संख्या 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कवि को महसूस होता है कि कोयल तो हरी भरी डाली पर बैठी है, किंतु वह काल कोठरी में कैद है। कोयल दूर गगन में उड़ सकती है और वह 10 फुट के काले घेरे में ही उसका संसार है। कोयल मीठा गाकर वाहवाही लूटती है, जबकि कवि गाना तो छोड़ रो भी नहीं सकते, उनका रोना गुनाह बन जाएगा। इन्हीं विषमताओं को देखकर कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित है। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपने मधुर वैभवशाली आवाज़ से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। प्रश्न संख्या 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि ने अपनी हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना इसलिए कहा है क्योंकि कवि ने चोरी डकैती जैसे अपमानजनक कार्य के लिए नहीं, अपितु राष्ट्रभक्ति जैसे महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उन्हें अपने बंदी होने पर भी गौरव था। कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, ब्रिटिश शासन से टक्कर ली। ब्रिटिश शासन ने उन पर देशद्रोह और राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें कारावास का दंड दिया। क्रांतिकारी स्वतंत्रता संघर्ष को अपना गौरव और सम्मान समझते थे। समाज भी उन्हें श्रद्धापूर्वक सम्मानित करता था। इसलिए अंग्रेजी शासन द्वारा पहनाई गई हथकड़ियों को कवि ने ब्रिटिश राज का गहना कहा है। प्रश्न संख्या 10 है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सबसे पहले भाव सौंदर्य लिखेंगे। कवि यहाँ पर अपनी प्रश्नात्मक शैली से कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कोयल ने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण वह इतनी व्यथित है? इसका शिल्प सौंदर्य में भाषा में सहजता और सरलता है। भाषा तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली है। दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसका उत्तर लिखेंगे, भाव सौंदर्य। यहाँ पर कवि और कोयल के जीवन का तुलनात्मक वर्णन हुआ है। कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। इसका शिल्प सौंदर्य होगा, कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है। तेरी मेरी, वाह, गुनाह में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। भाषा तत्सम युक्त खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का भी
चहचहाना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, निश्चित ही कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहचहाना सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की रूप, रंग, कर्म, आवाज़ आदि की सार्थकता जानकर उसके माध्यम से ब्रिटिश शासन व्यवस्था का बिंब प्रस्तुत करने का कार्य किया है। प्रश्न संख्या 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी और उनके लिए दोनों अपराधी एक जैसे दोषी ही थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी।